वेलकम बैक अगेन अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आरएस मेंस एग्जाम 2018 की टॉपर्स की कॉपी अपलोड हो चुकी है। तो टॉपर्स में वन ऑफ देम टॉपर है हनुमान आराम जी, जिन्होंने रैंक 22 प्राप्त किया आरएस एग्जाम 2018 में। और यहाँ अपन पेपर वन का आंसर्स यहाँ पर पेपर वन के देखने वाले हैं। और इन्होंने 103.5 मार्क्स इस पेपर में प्राप्त किए हैं पेपर वन में। तो फ्रेंड्स, इस पेपर के माध्यम से अपन ये एनालिसिस करने वाले हैं कि टॉपर्स किस प्रकार का आंसर लिखते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है जिन्हें अंडरलाइन करते हैं। तो ये एक अपन यहाँ से व्यू देख सकते हैं, ओवरव्यू, कि टॉपर्स की कॉपी किस हिसाब से लिखी जाती है, क्या वो स्पेशल चीज़ें रखते हैं उसमें। तो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के किन तीन ग्रंथों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वेद, गीता और पुराणों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। तो इन्हें 1/2 मार्क्स दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और तीसरा है उपनिषद। तो इन्हें यहाँ पर सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, जिनमें प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन है। ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इनमें उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मा सूत्रों को न्याय प्रस्थान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 3 वो है श्रीमद, ये आपकी जो भागवत गीता है, ब्रह्मा सूत्र है और उपनिषद है, इन्हें सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसीलिए 1/2 मार्क्स मिला है 2 मार्क्स में से। तो अपन एक प्रकार से यहाँ ओवरव्यू देखने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हैं और क्या आंसर इन्होंने लिखा है। सेकंड क्वेश्चन था, अर्जुन की तपस्या प्रतिमा का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इन्होंने लिखा, मथुरा मूर्ति से संबंधित है, सफेद संगमरमर की, उत्तर भारत की हिंदू धर्म ग्रंथों से प्रेरित मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, ये आंसर सही नहीं था, इसलिए यहाँ पर 0 मार्क्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि फ्रेंड्स हिस्ट्री के अंदर 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए थे थोड़े अलग टाइप के, एनसीईआरटी बुक से या कहीं और दूसरी जगह से उठ के आए थे, जो कई लोग उनसे परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान जी कैसे था ही राजस्थान हिस्ट्री में, डूंगजी और जवाहर जी कौन थे? अलवर भरतपुर क्षेत्र में विख्यात प्रसिद्ध लोक देवता एवं लोक कल्याणकारी व्यक्तित्व है, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटने के लिए फेमस थे। तो फ्रेंड्स, ये इन्होंने कंप्लीटली सही नहीं लिखा, तो यहाँ पर 1 नंबर दिया गया। 18वीं शताब्दी के यूरोपियन प्रबोधन को परिभाषित कीजिए। पुनर्जागरण व वैज्ञानिक विकास के फलस्वरूप नवीन तार्किक मानववादी उदार बौद्धिक चिंतन का उदय हुआ, जिसे प्रबोधन कहा जाता है। रूसो, लॉक और मैकियावली और कांट आदि का योगदान है। तो फ्रेंड्स, ये आंसर बिल्कुल राइट है, लेकिन पूरे मार्क्स एग्जाम में मिलते नहीं है, बहुत कम चांस रहते हैं, तो यहाँ पर डेड मार्क्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा स्थलों से प्राप्त कांस्य मूर्तियों पर एक लघु लेख लिखिए। हड़प्पा कालीन सभ्यता में प्राप्त कांस्य मूर्तियां, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमा, जो उनकी धार्मिक भावना को प्रकट करती है। हड़प्पा से प्राप्त पशुपति शिव की मूर्ति, जिस पर शेर, बाघ, हाथी आदि जानवरों के लिए उत्कीर्ण है। बैलगाड़ी, वर्षभ आदि का खिलौना के रूप में साक्ष्य भी विभिन्न शिल्प सौंदर्य का प्रतीक है। लार्ज वर्थ पत्थर, कांसे, खड़िया मिट्टी से निर्मित। तो फ्रेंड्स, यहाँ 2.5 नंबर दिया गया है। इन्होंने मोस्टली आंसर इसमें कवर कर लिया है, कि जो मेन थीम थी वो ऑलरेडी यहाँ कवर की जा चुकी है। अब फ्रेंड्स, आप देखिए इन्होंने जो अंडरलाइन किया है, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे वो अंडरलाइन किया है, तो इस प्रकार से आप आंसर को अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिक प्रवृत्तियों के अग्रदूत थे, विवेचना कीजिए। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार जिन्होंने विभिन्न उपन्यासों, नाटकों के माध्यम नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया और रंगमंच नाटक, कहानी लेखन को बढ़ावा दिया। धार्मिक विषयों के साथ साथ विभिन्न तात्कालिक सामाजिक समस्याओं पर बल देकर लोगों को जागरूक किया। इनके जो इन्होंने है कनक सुंदर और कनक विलास नाटक, ये इनके लिखित है। तो फ्रेंड्स, ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिक प्रवृत्तियों के अग्रदूत में इनका योगदान था, जो यहाँ पर 2 मार्क्स इन्हें दिया गया है 5 मार्क्स में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलेला कलाकारों द्वारा टेराकोटा वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त विधि का वर्णन कीजिए। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 5 मार्क्स में से इन्होंने सही नहीं लिखा, तो यहाँ पर 1 मार्क्स ही इन्हें दिया गया है। मोलेला मेवाड़ की टेराकोटा वस्तु के निर्माण में कच्ची मिट्टी को भट्टी में पकाकर उन पर विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां उत्कीर्ण की जाती है, उन्हें विभिन्न प्रकार के रंगों से रंगा जाता है। विभिन्न प्रकार के बर्तन एवं अन्य सजावटी सामान तैयार किया जाता है।
कच्ची मिट्टी को कुछ दिन भिगोकर उसका विभिन्न आकृतियों में निर्माण करने में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इनका जो आंसर था बिल्कुल सिंपल तरीके से था। इसमें जो भट्टी में कितने टेम्परेचर पे इसका मिट्टी को पकाया जाता है और जो साइंटिफिक तरीके से वर्णन था वो इन्होंने नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर 1 नंबर ही दिया गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जागीरदारी क्षेत्रों में कृषक असंतोष के कारणों की विवेचना कीजिए। राजस्थान के जागीरी क्षेत्रों में बिजोलिया, बेंगू, बरड़, मेवात, दूधवाखारा प्रमुख किसान आंदोलन जो निम्न कारणों से जागीरी अत्याचार एवं शोषण, लागबाग, लाटाकुंता की उच्च दर पर वसूली, बेगार एवं बंधुआ मजदूरी, भू राजस्व उच्च दर, अंग्रेजों द्वारा उनकी सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप, विभिन्न नेताओं द्वारा साहित्य समाचार क्षेत्रों के माध्यम से राजनीतिक जागरूकता, पथिक जी, रामनारायण जी और मोतीलाल जी और माणिकलाल एवं मगाराम वेद आदि ने इसमें योगदान दिया। तो फ्रेंड्स कंप्लीटली इन्होंने शॉर्ट में बिल्कुल सही आंसर पुटअप किया है, तो यहाँ पर इनको 3 मार्क्स दिए गए हैं 5 मार्क्स में से। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा दिए गए सुझाव क्या थे? राज्य पुनर्गठन आयोग धर आयोग की अध्यक्षता में 1948 जेवीपी समिति एवं 1953 में फजल अली आयोग का गठन, जिन्होंने निम्न सिफारिशें की। राज्यों का गठन भौगोलिक विविधता एवं प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, जिन्हें सामूहिकरण की भावना, भाषा, धर्म को व्यापक आधार न मानकर धर्मनिरपेक्ष भावना के विकास दर पर बल एवं क्षेत्रीय अनुकूलता एवं प्राचीन कालीन प्रशासन, ऐतिहासिक समीपता के माध्यम से पुनर्गठन किया गया और भाषा को भी आधार बनाया जा सकता है, लेकिन संघवादी स्वरूप के आधार पर, और ये प्रमुख कारक नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इन्होंने इसका आंसर दिया है। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा क्या सुझाव थे? तो यहाँ पर जो अप्रोच थी वो थोड़ी सी अलग है, एग्जाम के जो पूछा है एग्जामिनर ने उसके अकॉर्डिंग, तो 1/2 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। एंड फ्रेंड्स जो आपके 10 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पूछा गया था 19वीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम की चुनौती की प्रेरणा का परिणाम था, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो 19वीं सदी में भारत में नवीन चिंतन एवं राजनीतिक जागरूकता के उदय से सामाजिक व धार्मिक आंदोलनों के कारण पुनर्जागरण हुआ, जिसमें राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की और सरस्वती ने वैदिक समाज और प्रार्थना समाज, विवेकानंद का प्रमुख योगदान रहा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इन्होंने आगे और इसमें लिखा ये, क्योंकि 10 मार्क्स में आंसर था। पुनर्जागरण पश्चिम की चुनौती के रूप में, जो पुनर्जागरण था वो पश्चिम की चुनौती के रूप में, सामाजिक व्यवस्था में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से असंतोष उत्पन्न हुआ, यूरोपियों द्वारा स्वयं को श्रेष्ठ समझने व भारतीयों पर अत्याचार के कारण भारतीयों में विरोध की भावना का उदय हुआ, जिसने यूरोपीय ज्ञान एवं प्राचीन गौरव से शिक्षा प्राप्त कर जन जागृति फैलाई। आर्थिक शोषण के कारण व्यापारी वर्ग ने विद्वानों को प्रोत्साहन देकर इस हेतु प्रेरित किया और समाचार पत्रों के माध्यम से विरोध किया। यूरोपीय प्रेरणा के रूप में, यूरोपीय उदार पाश्चात्य विचारों, वैज्ञानिक चिंतन से भारतीय जब अवगत हुए तो आत्मगौरव, राष्ट्रीयता की भावना, राजा राव मोहन राय द्वारा अरबी लैटिन भाषाओं का अध्ययन, पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन से स्वतंत्रता, समानता भावना और रूढ़िवादी परंपराओं की समाप्ति एवं शिक्षा का प्रचार किया। यूरोपीय विचारक एवं सुधारक उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि पाश्चात्य प्रेरणा से प्रेरित एवं जागरण फलस्वरूप यूरोपीय शोषण को चुनौती के रूप में उत्पन्न किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ 5.5 नंबर दिए गए हैं। इनका आंसर भी लगभग कम्प्लीटली पूरा राइट है, क्योंकि पूरे मार्क्स मिलते नहीं हैं। अपन बेस्ट आंसर लिखते हैं तब भी 7 नंबर के आसपास ही मिलते हैं। 7 नंबर से ऊपर बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि मेंस एग्जाम में इसी टाइप के मार्किंग होती है। तो 5, 6, 7 अच्छे आंसर में ये मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। फ्रेंड्स क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। जो 20वीं शताब्दी है उसमें भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन, उदारवादियों की असफलता, तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद के विचारों से प्रेरित रूसी निहिलिस्टों व आयरलैंड के राष्ट्रवादियों से प्रेरित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध उग्र कार्यवाही हेतु क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन का उदय हुआ। वीर सावरकर की पुस्तक भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, अभिनव भारत, चापेकर बंधु, मित्र मेला आदि संगठनों का निर्माण, जिन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही का सहारा लिया एवं भ्रष्ट एवं अत्याचारी अंग्रेजों से बदला लिया। इन्होंने अपनी गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया, व्यक्तिगत बलिदान, राष्ट्रवादी उग्र भावना को बल प्रदान किया। इसी क्रम में 1905 में लंदन में इंडिया हाउस
की स्थापना जिन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी की एवं लक्ष्मण कन्नौर द्वारा वायली की हत्या की गई। लक्ष्मण कन्हारे की द्वारा वायली की हत्या की गई। और दूसरे चरण में जो गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के फलस्वरूप प्रतिक्रिया रूप में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRSA का गठन किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और मास्टरदा सूर्य सेन IRA द्वारा पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया। इसी प्रकार 20वीं सदी में क्रांतिकारी आंदोलन में युवाओं को आत्म बलिदान के लिए प्रेरित कर अंग्रेजी राज्य की नींव हिला दी इन्हीं आंदोलनों के माध्यम से। तो यहाँ भी 5.5 नंबर दिए गए। तो फ्रेंड्स अच्छा आंसर आप इसे बोल सकते हैं 5.5। उधर भी 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स। तो जो बड़े क्वेश्चन जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं इन्होंने 5 मार्क्स यहाँ पर गेन किए। और जो एक और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है वह है राजस्थान के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। बागोर, कालीबंगा और आहड़। बागोर भीलवाड़ा में मेज नदी घाटी में स्थित सभ्यता स्थल। यह मध्यपाषाण कालीन पुरातात्विक सामग्री हेतु प्रसिद्ध। यहाँ से स्क्वायर, पॉइंटर आदि लघु पाषाण उपकरणों की प्राप्ति हुई है एवं उसके पश्चात के कालों से भी यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह राजस्थान का प्राचीनतम सभ्यता स्थलों में से एक है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल है। खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। ये कालीबंगा, ये बागोर और ये आहड़ आप मैप बनाकर यहाँ पर दर्शा सकते हैं। इससे आपके लगभग 1 से 1.5 मार्क्स तो यहाँ पे 10 में से बढ़ जाएंगे सीधे। प्रमुख साक्ष्य हैं प्राक हड़प्पा व विकसित हड़प्पा के ये इसमें साक्ष्य मिले। जुते हुए खेत के साक्ष्य, कच्ची मिट्टी से निर्मित आवास व भवन के साक्ष्य, अग्निवेदियाँ, क्रांस में चुताई और विभिन्न कांस्य बर्तन एवं मृदभांड। एंड फ्रेंड्स आहड़ उदयपुर जिले में बनास नदी बेसिन में स्थित है। RC अग्रवाल द्वारा खोज। यह ताम्रयुगीन सभ्यता की राजधानी आगाटपुर या ताम्रवती नगरी। यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों में चक्रकूप, बनासियन, बुल और ताम्र निर्मित विभिन्न औजार, लाल व काले मृदभांड जिन पर ज्यामितीय उत्कीर्णन। इस प्रकार उपयुक्त तीनों स्थल राजस्थान के प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य की प्राप्ति के हैं। मुख्य केंद्र रहे हैं ये और इनमें पृथक इतिहास का भी ये वर्णन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये इन्होंने इस प्रकार से आहड़ सभ्यता और बागोर सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता का वर्णन किया है। और इन्हें यहाँ पर 2 में से 2 मार्क्स, यहाँ पर 2 में से 2, यहाँ पर 2.5 मार्क्स और यहाँ पर 2.5 मार्क्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 मार्क्स इस आंसर में आपको दिए गए। इन्हें बहुत ही अच्छे मार्क्स आप बोल सकते हैं 7 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिस्ट्री का अंतिम क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव का विवेचन कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक ध्रुवीय राष्ट्रों इटली व जर्मनी व मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस आदि के मध्य संघर्ष का वैश्विक रूप था। इसने समाज, धर्म, राजनीति व अर्थव्यवस्था, संस्कृति आदि सभी पक्षों को प्रभावित किया। राजनीतिक प्रभाव क्या थे इसके? विश्व राजनीति में यूरोपियन राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी का प्रभाव समाप्त और रूस व अमेरिका का उदय। तो फ्रेंड्स इन्होंने जैसे जस्ट आगे यहाँ पर राजनीतिक प्रभाव लिख दिया, या यहाँ पर अगर ये पुट करते इसे तो एक लाइन इसमें खराब हो रही थी और फिर आंसर के लिए आपके लिए जगह कम पड़ रही थी। तो ये चीज़ें नोटिस करने वाली, और कौन सी चीज़ अंडरलाइन की जा रही है वो चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स विश्व राजनीति में सेकंड पॉइंट है, विश्व राजनीति में यूरोपियन राष्ट्रों द्वारा इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी का प्रभाव समाप्त और रूस व अमेरिका का उदय हुआ। विश्व 2 गुटों में विभाजित, रूस के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट समाजवादी व अमेरिका नाटो के नेतृत्व में पूंजीवादी। एवं फिर द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप वैचारिक मतभेदों एवं प्रतिस्पर्धा ने शीत युद्ध, समाजवाद, पूंजीवाद का प्रारंभ व सैन्य गुटों का निर्माण, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय, नव स्वतंत्र राष्ट्रों की स्वतंत्र विदेश नीति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में भावी तनाव की संभावना को समाप्त करने हेतु सामूहिक सुरक्षा व शांति व्यवस्था की प्रणाली का विकास किया। परमाणु युग की शुरुआत व निशस्त्रीकरण के प्रयास किए गए। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद की समाप्ति एवं तीसरी दुनिया के देशों की स्वतंत्रता, तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनको स्वतंत्रता का भी इसमें दौर रहा था। और निष्कर्षतः द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। तो फ्रेंड्स यहाँ 6.5 मार्क्स, इन्होंने जो बड़े मार्क्स थे वहाँ अच्छे मार्क्स गेन किए हैं।
और यहीं आपके इनके जो मार्क्स 103.5 है वहाँ इन्होंने बड़ी भूमिका अदा की। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपकी यूनिट सेकंड से है और यूनिट सेकंड है इकोनॉमिक्स। यूनिट सेकंड किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स में जो पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स में 2017-18 में भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाले 4 देशों के नाम घटते हुए क्रम में लिखिए। अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपियन यूनियन और यूएई। तो ये 4 देश है घटते हुए क्रम में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके अपडेटेड जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह है और करंट अफेयर्स है वहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्हें यहाँ पर आधा मार्क्स दिया गया है। तो हो सकता है इन्होंने सही आंसर नहीं लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 2, सरकार द्वारा युवा उद्यमी प्रोत्साहन एवं नवाचार को बढ़ावा देने हेतु यंग इंटर्न कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। राजस्थान में यंग इंटर्न कार्यक्रम है वो किस लिए प्रारंभ किया गया? और स्टार्टअप द्वारा रोजगार सृजन हेतु प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु। तो 1.5 मार्क्स यहाँ पर दिया गया है, आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन था आपका राजस्थान में यंग इंटर्न कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है, और ये आंसर दिया गया और 1.5 मार्क्स यहाँ पर प्राप्त किया इन्होंने। राजकोषीय समेकन क्या है? राजकोषीय समेकन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, सरकार की राजकोषीय नीति के नीतिगत व्यापक जो उपाय है उनके द्वारा राजकोषीय घाटे को कम करने, व्यर्थ के व्यय को समाप्त करने और अनुशासित सरकारी व्यय द्वारा राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ करना। घटक आय में वृद्धि के नीतिगत उपाय, व्यय में तार्किकता के उपाय। 1.5 मार्क्स इन्हें यहाँ पर दिया गया है। ऋणात्मक ब्याज दर क्या है? बैंकों जो व्यापारिक बैंकों है उनके साख निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन हेतु केंद्रीय बैंकों द्वारा अति न्यून ब्याज दर का निश्चय, जिससे ऋण भार कम हो जाए, जापान के केंद्रीय बैंक द्वारा हाल ही में यह की गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 मार्क्स दिया गया है। ऋणात्मक ब्याज दर से संबंधित इन्होंने आंसर यहाँ पुट नहीं किया है, इसलिए 0 मार्क्स। आई स्टार्ट राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आई स्टार्ट है वो राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान की डीजी फेस्ट एवं हेतकॉन सम्मेलन में प्रारंभ नवीन डिजिटल पहल, जिसके तहत व्यापारियों, सरकार को और एक प्लेटफॉर्म पर लाकर स्टार्टअप को बढ़ावा एवं स्थापना हेतु प्रक्रिया को आसान बनाने एवं सेवा शर्तों के सरलीकरण एवं आसान ब्याज उपलब्धता हेतु ये इनमें समन्वय उपलब्ध करवाता है आई स्टार्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स इनको 1 मार्क्स दिया गया है इस आंसर में 2 मार्क्स में से। एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के प्रमुख बिंदुओं को लिखिए। सरकार का बहुआयामी जल संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम जो वर्ष 2016 से प्रारंभ हुआ और वर्तमान में 4 चरण है इसके। 21,000 गाँवों एवं 3,000 शहरों को पेयजल सिंचाई हेतु जल की गुणवत्तापूर्ण एवं सतत पोषणीय उपलब्धता सुनिश्चित यह करता है। एंड फ्रेंड्स जल बजट प्रत्येक निकाय ग्राम शहर के माध्यम से प्रभावी प्रबंधन फॉर वाटर कंसेप्ट पर कार्य और भूमिगत वर्षा सतही एवं मृदा जल शुष्क सिंचाई पद्धति को बढ़ावा दिया गया। तो यहाँ पर 3.5 मार्क्स दिए गए हैं 5 मार्क्स में से। बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इन्होंने सही आंसर बिल्कुल पुट किया है। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर देने के 2 तरीके होते हैं। एक तो जहाँ एग्जैक्ट आंसर होता है वहाँ आपने आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे इस कॉपी में, वहाँ अच्छे मार्क्स दिए गए हैं। 5 में से 3 मार्क्स, 3.5 मार्क्स और 10 में से 5 मार्क्स, 6 मार्क्स और 7 मार्क्स। और जहाँ मतलब गोलमाल तरीके से आंसर थोड़ा पुट किया है, जिन्हें एग्जैक्ट इन्हें पता नहीं था, तो वहाँ इसमें 0 मार्क्स भी दिए गए हैं या फिर 1-2 मार्क्स ऐसे कुछ थोड़े बहुत मार्क्स दिए गए हैं, आधा मार्क्स ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7 राज्य में स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हेतु राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए 6 प्रमुख कदमों के नाम लिखिए। विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाएं, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, निःशुल्क दवा एवं ज्योति योजना, कलेवा योजना, जननी सुरक्षा योजना। नीतिगत उपाय क्या किए गए हैं इस क्षेत्र में? नीतिगत उपायों में प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग एवं स्वास्थ्य निदेशालय ओपन किए गए हैं और प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल द्वारा द्वितीयक एवं तृतीयक चिकित्सा एवं जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, कोटा में बोन बैंक एवं झालावाड़ में नाइपर की स्थापना की गई है। और बजट में सैनिटरी नैपकिन वितरण की योजना भी इसमें लाई गई है। परिवार नियोजन कार्यक्रम, टीकाकरण मिशन, इंद्रधनुष, पोषण अभियान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 मार्क्स दिए गए हैं और ये टोटल जो आपका ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स का था और 5 में से 5 मार्क्स। यहाँ आप देखें कि पूरे में से पूरे मार्क्स भी यहाँ पर मिले हैं बिल्कुल। फ्रेंड्स एग्जैक्ट आंसर में भी इनमें खतरनाक दम है, इसकी सही बिल्कुल आंसर प्रभावित हुए हैं। आप एक बार इसे आंसर को दोबारा पढ़ लीजिए, बिल्कुल सही आंसर इन्होंने लिखा है। पूरी योजना है शॉर्टकट में
जो इकोनॉमिक सर्वे में दी गई थी वे सारी यहाँ पर लिखिए 6 प्रमुख कदम। एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार की भारतमाला परियोजना से आप क्या समझते हैं? सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में प्रारंभ अवसंरचना विकास की महत्वपूर्ण परियोजना है और सीमावर्ती क्षेत्रों को सड़क कनेक्टिविटी के माध्यम से गतिशील अवसंरचना का निर्माण, सीमा क्षेत्र के नागरिकों का जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक सुरक्षा एवं त्वरित सैन्य संचालन एवं निगरानी, रोजगार के माध्यम से सीमावर्ती नागरिकों का आर्थिक एवं समावेशी विकास, बंदरगाहों एवं प्रमुख नगरों को रेल सड़क माध्यम से जोड़ना और भारत पाक, भारत चीन व भारत बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर कार्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्हें 2.5 मार्क्स दिया गया है। भारत में उर्वरक अनुदानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण व्यवस्था क्या है? सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत विभिन्न सेवाओं की सहायता, अनुदान राशि, प्रत्यक्ष बैंक खाते में स्थानांतरण, उर्वरक क्षेत्र में उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी के सप्लायर द्वारा कम कीमत पर उर्वरक उपलब्ध करवाने पर शेष राशि का भुगतान पंजीकृत सप्लायर को किया जाता है। कृषकों को यूरिया, पोटेशियम के आपूर्ति एवं उचित कीमतों पर करना एवं लीकेज लॉस को कम करना, बिचौलियों से छुटकारा प्राप्त कर कृषकों को जो वहनीय हैं, कृषकों को वहनीय कीमत पर उर्वरक आपूर्ति एवं राजकोषीय व्यय में कमी। तो फ्रेंड्स आंसर क्या था, क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या मिला है? भारत में उर्वरक अनुदानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण व्यवस्था क्या है? जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना थी तो उसमें एग्जामिनर यहाँ पर प्रभावित नहीं है और यहाँ पर 1 मार्क्स इन्हें दिया गया है इस आंसर में। आंसर लगभग ठीक था, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर जो चाहते थे वो इसमें थोड़ा सही आंसर यहाँ मिला नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, स्वचालित मार्ग तथा सरकारी मार्ग, इसके द्वारा भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करता है, इसे समझाइए। तो सरकारी मार्ग, इसमें विदेशी कंपनी द्वारा सरकार में पंजीकरण द्वारा विभिन्न हरित परियोजनाओं एवं विनिर्माण परियोजनाओं में पूंजी का निवेश किया जाता है। इस हेतु सरकार के DPIIT विभाग में पंजीकरण आवश्यक, पूर्वानुमति की विशेष प्रक्रिया और विशेष चिन्हित क्षेत्रों में निवेश, रक्षा, लॉजिस्टिक, अवसंरचना गतिविधियां आदि। और स्वचालित मार्ग में क्या है? स्वचालित मार्ग में केवल पंजीकरण के पश्चात कंपनी को यहाँ उद्योग स्थापना हेतु विशेष छूट प्राप्त होती है तथा पूर्व संचालित उपायों, निवेश, बार बार अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। 3.5 मार्क्स इसमें दिए गए हैं। एंड फ्रेंड्स जो अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह 10 मार्क्स में एक क्वेश्चन है। भारत में आधारभूत ढांचे की निवेश की समस्याओं एवं भविष्य की आवश्यकताओं पर लेख लिखिए। जो निवेश की समस्याएं हैं और आवश्यकताएं हैं इन पर लेख लिखिए। समस्याएं तो क्या है? आधारभूत ढांचे का अल्प विकास एवं अल्प पूंजी तकनीकी निवेश, पूंजी निवेश हेतु पूंजी की अधिक लागत, महंगी ब्याज दरें अनुमानित प्रदान करने, पर्यावरणीय जो अनुमति प्रदान करने हेतु पर्यावरणीय एवं लंबी अनिश्चित प्रक्रिया, बचत एवं निवेश की दरों में अंतर, जो बचत है और निवेश है उनकी दरों में अंतर है। बचत दर इन्होंने यहाँ लिखी है 36% व निवेश दर है 29.5%। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमांत एवं चिन्हित क्षेत्रों में उपलब्धता, ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता का अभाव, कर दरों पर व्यापक विभिन्नता और व्यापक भ्रष्टाचार से गुणवत्ता से समझौता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इन्होंने नेक्स्ट लिखा व्यापक विभिन्नता और व्यापक भ्रष्टाचार से गुणवत्ता से समझौता एवं औद्योगिक रुग्णता के कारण परियोजना बीच में छोड़ दी जाती है। और बीमा ब्याज की महंगी शर्तें। और जो भविष्य की संभावनाएं, आवश्यकताएं तो ये थी, समस्याएं तो ये थी और ये संभावनाएं ये हैं। सरकार द्वारा स्टार्टअप योजना, मेक इन इंडिया, सेतु भारत में भारतमाला परियोजना, सागरमाला कार्यक्रम द्वारा निवेश में भारी निवेश को प्रोत्साहित किया है और साथ ही साथ विश्व बैंक, एशिया बैंक, ब्रिक्स बैंक आदि से प्राप्त ऋण की सहायता द्वारा अवसंरचना में पूंजी निवेश, FDI की शर्तों को उदार बनाकर तकनीकी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन और एकल खिड़की योजना व्यवस्था द्वारा अनुमति त्वरित, जिसमें परियोजना का समयबद्ध पूरा होना, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर HAM मॉडल, स्विच मॉडल, बियोट मॉडल प्रयोग, जिसमें बचत व निवेश दर में अंतर कम, और ऊर्जा क्षेत्र में परंपरागत ऊर्जा क्षेत्रों का विकास द्वारा पर्यावरणीय अनुकूल ऊर्जा अवसंरचना निर्माण में सतत आपूर्ति सुनिश्चित, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मेट्रो परियोजनाएं, औद्योगिक गलियारों एवं रेल सड़क परिवहन तंत्र। इस प्रकार उपयुक्त समस्याओं के समाधान द्वारा सरकार अवसंरचना निवेश की व्यापक
संभावनाओं का दोहन करने में प्रयासरत है। तो फ्रेंड्स कितना शानदार आंसर लिखा है इन्होंने। 10 मार्क्स में पूछा गया था भारत में आधारभूत ढांचे में निवेश की समस्याओं और आवश्यकताओं पर। तो फ्रेंड्स एक बार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे एक बार पुनः रीड कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में सही आंसर पुट किया है और यहाँ पर 8.5 मार्क्स इन्हें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यवसाय सुगमता के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित घटकों को बताइए। भारत की व्यवसाय सुगमता में रैंक बढ़ने हेतु कौन से घटक है? विश्व बैंक के घटक व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए नियमों का सरलीकरण एवं अनुमति की प्रक्रिया, ऊर्जा आपूर्ति की माप और सब विदेशी व्यापार हेतु एवं निवेश की शर्तें, व्यापार सुविधा हेतु प्रशासनिक प्रणाली की कार्यकुशलता, जो प्रशासनिक प्रकारी हैं उनकी कार्यकुशलता, पर्यावरणीय शर्तें, निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम, कर ढांचा और प्रणालीगत सुविधाएं, श्रम कानून, व्यापार गतिशीलता, सरकारी हस्तक्षेप आदि के आधार पर विश्व बैंक व्यापार सुगमता का मापन करता है एवं ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन करता है। तो फ्रेंड्स विश्व बैंक के घटकों में इन्होंने ये है पुट किया। और फिर भारत में रैंकिंग सुधार हेतु, जो भारत में रैंकिंग सुधार हेतु घटक एस है, भारत ने पिछले 3 वर्षों में 142वीं रैंक से सुधार कर 2018 में 77वीं रैंक हासिल की। वर्ष 2016 में अप्रत्यक्ष कर सुधार हेतु जीएसटी लागू, जिसे एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की स्थापना से व्यापार सुगमता, दिवालियापन संहिता द्वारा बुल विल डिफॉल्टर व एनपीए को कम कर व्यापक सुगमता हेतु, जो व्यापार सुगमता है उसे हेतु सकारात्मक निवेश माहौल उत्पन्न किया गया है, क्रिएट किया गया है। ऊर्जा आपूर्ति को समयबद्ध आपूर्ति, अनुमति हेतु एकल खिड़की व्यवस्था, श्रम कानूनों का सरलीकरण, विदेश प्रत्यक्ष निवेश की उदार शर्तें और एफडीआई प्रत्यक्ष निवेश बोर्ड को समाप्त करना, जो प्रत्यक्ष निवेश बोर्ड है उसे समाप्त करना। तो फ्रेंड्स ये इन्होंने आंसर पुट किया है इसके अंदर। व्यवसाय सुगमता हेतु, जो व्यापार सुगमता है उस हेतु विश्व बैंक द्वारा निर्धारित घटक है और भारत में व्यवसाय सुगमता में रैंक बढ़ने से कौन कौन से घटक है रैंक बढ़ाने में। तो इन्होंने इस आंसर में भी 8 नंबर दिए गए हैं, 8.5 मार्क्स। तो फ्रेंड्स कितना सही आंसर लिखा है, 8.5 मार्क्स इन्हें यहाँ पर दिए गए हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पूर्वी राजस्थान नहर ERCP राजस्थान में शुष्क जलवायु के कारण वर्षा के मौसम में काली सिंध, चाकण, मेज, कुल्लू नदियों के अतिरिक्त जल को चंबल, बनास, पार्वती आदि नदियों में स्थानांतरित करने की परियोजना है ये। इसके माध्यम से विभिन्न अवसंरचनात्मक नहरों एवं निर्माणों द्वारा इन नदियों के पानी को मुख्य नदियों में स्थानांतरित कर इनकी क्षमता में वृद्धि करना, जिससे पूर्वी राजस्थान में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित, ऊर्जा परियोजनाओं हेतु जल, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि, मूल नदियों में बाढ़ की संभावना को समाप्त करना तथा जल का कुशल प्रयोग करना। इस परियोजना हेतु राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार व विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। इसके माध्यम से पूर्वी राजस्थान में सिंचाई विस्तार, जलापूर्ति की निरंतरता द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। सूखे से निपटने में सहायता, उद्योगों हेतु ऊर्जा एवं जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। यह कार्यक्रम नहरों व अवनालिकाओं के निर्माण, मरम्मत द्वारा उनकी जल परिवहन क्षमता को बढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्हें 4.5 मार्क्स दिए गए हैं। और निष्कर्षतः पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान के विकास द्वारा कायाकल्प करने में महत्वपूर्ण है। और इन्होंने यहाँ मैप भी बनाया था। बिल्कुल लगभग सही आंसर सही अप्रोच रखी थी। यहाँ पर इन्हें 4 मार्क्स दिए गए हैं, 4.5 मार्क्स। ये इन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर जो परियोजना है ये मैप में दर्शाई है कहाँ से कहाँ तक है। तो इस प्रकार इन्हें 4.5 मार्क्स यहाँ दिए गए। अब नेक्स्ट है यूनिट थर्ड के अंदर जो सेक्शन है सोशियोलॉजी, वहाँ से आप इसमें देखेंगे इसके क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, असंस्कृतिकरण क्या है? असंस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विपरीत प्रभु जाति द्वारा निम्न जातियों समूह के रीति रिवाजों, प्रथाओं एवं अनुशासनों को अपनाया जाता है, जैसे शराब पीना, पशु बलि, व्यभिचार प्रवृत्तियां आदि। एन श्रीनिवासन द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया, तो यह 1 मार्क्स दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, सीमंतोन्नयन संस्कार क्या है? गर्भावस्था के बाद 7वें या 8वें माह में किया जाने वाला ये संस्कार है और क्रम में तीसरा है। यह शिशु के स्वस्थ जन्म हेतु माता के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु किया जाता है। इसके माध्यम से पुत्र को अधिक स्वस्थ बलशाली बनाने की कामना की जाती है। फ्रेंड्स पूरा राइट है, 2 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं।
जाति एक अंतर्विवाही समूह है। कैसे? जाति सामाजिक स्त्रीकरण के बाद एक बंद व्यवस्था है। इसमें एक जाति के सदस्यों पर विवाह मामलों के कठोर प्रतिबंध होता है। विवाह मामलों में कठोर प्रतिबंध होता है। एक ही जाति के सदस्य अन्य जाति के सदस्यों से विवाह न कर उसी जाति के विभिन्न गोत्रों में परस्पर विवाह कर सकते हैं। अतः जाति एक अंतर्विवाही समूह है। तो फ्रेंड्स 1/1 सही 3/4 मार्क्स, ओनली 1/4 मार्क्स इसमें कटा है। ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक विचारधारा क्या है? तो इन्होंने यहाँ लिखा, सामाजिक अवसंरचना प्रणाली स्त्रीकरण एवं समाज के संदर्भ में किसी विषय की व्याख्या करने की प्रणाली सामाजिक विचारधारा कहलाती है। सामाजिक प्रभाव, गतिशीलता आदि पर ध्यान, जाति व वर्ग, सामाजिक विचारधाराएं आदि। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सामाजिक विचारधारा है। यहाँ 1 मार्क्स दिया गया है। इन क्वेश्चन नंबर 5, सागड़ी प्रथा क्या है? सागड़ी प्रथा निषेध अधिनियम क्या है? इसे बंधुआ मजदूर प्रथा भी कहते हैं। जब श्रमिकों को बिना वेतन के कुछ समय के लिए सामंतों या जागीरदारों की सेवाएं देनी पड़ती है, जागीरदारों को सेवाएं देनी पड़ती है। तो राजस्थान में यह 1843 में उन्मूलन नियम लाया गया था सागड़ी प्रथा हेतु। कहने का मतलब 1843 में इसके उन्मूलन हेतु स्टार्ट किया गया अधिनियम। तो यहाँ पर 1 मार्क्स इसमें सागड़ी प्रथा अधिनियम वाले क्वेश्चन में दिया गया। फ्रेंड्स अब है जो जिनका आंसर है 10 मार्क्स प्रत्येक, ये टोटल 10 मार्क्स हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। लौकिकीकरण ने धर्म में क्या परिवर्तन किए? सेक्युलराइजेशन, धर्म को अधिक सहिष्णु बनाना और धर्मनिरपेक्ष व सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देना। धार्मिक कट्टरता को कम किया जाता है और राष्ट्रीय एकता पर बल दिया जाता है। धर्म का राजनीतिक एकता से जुड़ाव में भूमिका, कि जो धर्म की राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ाव है उसमें भूमिका क्या है। और धार्मिक जागरूकता एवं राजनीतिक प्रणाली को भी प्रभावित कर नागरिकों को इससे जोड़ने का कार्य किया जाता है। धर्म को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 6 में 1 से 3/4 मार्क्स दिए गए हैं 5 मार्क्स में से। फ्रेंड्स राजस्थान की जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु संवैधानिक प्रयास यहाँ बताने हैं। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, आर्टिकल 19, 15, 16, जो आर्टिकल यहाँ पर 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। मौलिक अधिकारों में संस्कृति व भाषा की रक्षा हेतु अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। अनुच्छेद 46 में शैक्षिक व आर्थिक विकास, अनुच्छेद 331 व 32 अनुच्छेद में विधानसभा, एक तो 32 है और यहाँ पर यह है 333 में विधानसभा व लोकसभा में सीटों का आवंटन, लोकसभा की 3 तथा विधानसभा की 25 सीटें। पेशा एक्ट 1996 के तहत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विशेष प्रावधान और 5वीं अनुसूचित में विशेष प्रावधान, 73वां एवं 74वां संविधान में पंचायती राज व नगरपालिका में आरक्षण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3.5 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स में से। निर्देशन की एकता का सिद्धांत क्या है? तो फ्रेंड्स ये मैनेजमेंट यूनिट 3 का पार्ट 2 यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, मैनेजमेंट। तो निर्देशन की एकता का सिद्धांत क्या है? निर्देशन की एकता का सिद्धांत हेनरी फेवल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, जिसके अनुसार पद सोपान संगठन में कार्मिक को केवल एक बॉस एवं जो उच्चस्थ होता है वो एक बॉस अधिकारी के पद सेवक या निर्देशन में ही के पद प्रदर्शक या निर्देशन में ही कार्य करना होता है। एक बॉस या एक अधिकारी के अंडर में ही कार्मिक को कार्य करना पद सोपान व्यवस्था में ये निर्देशन की एकता का सिद्धांत कहलाता है। यहाँ पर 1 मार्क्स इन्हें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अनौपचारिक संगठन से आप क्या समझते हैं? अनौपचारिक रूप से विभिन्न व्यक्तियों को पारस्परिक संबंधों द्वारा समूहीकरण की प्रक्रिया से निर्मित संगठन, निजी हित प्रबंधन की कोई प्रणाली नहीं और पूर्व परिभाषित नियमों का अभाव एवं उद्देश्य का अभाव। तो फ्रेंड्स ये समूहीकरण की प्रक्रिया से निर्मित संगठन है, अनौपचारिक रूप से, और निजी हित प्रबंधन की कोई प्रणाली नहीं होती और पूर्व परिभाषित नियमों का अभाव है। यहाँ पर 1/2 मार्क्स दिया गया है। आंसर लगभग सही अप्रोच थी। हो सकता है थोड़े जो कीवर्ड है वो मैच नहीं करे इस आंसर से, तो इसलिए 1/2 मार्क्स यहाँ प्राप्त किए इन्होंने। संधारणीय विपणन विचार को संक्षेप में बताइए। विपणन गतिविधि के माध्यम से एक कंपनी जब उपभोक्ताओं के कल्याण, सामाजिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संरक्षण पर बल देकर अपने लाभ को सुनिश्चित करती है तो इसे संधारणीय विपणन कहते हैं। यहाँ पर 1 मार्क्स इन्हें दिया गया है। अल्पकालीन वित्त के उपकरण के रूप में व्यापारिक पेपर क्या है?
अल्पकालिक जो वित्त के उपकरण हैं उनमें व्यापारिक पेपर क्या है, कॉमर्शियल पेपर। यह कंपनी द्वारा निगमित पत्र होते हैं जिन पर साख वापसी की गारंटी दी जाती है। इनके आधार पर ऋणदाताओं से पूंजी जुटाई जाती है। इनमें ब्याज दर, समयावधि आदि का विवरण, पूंजी की दीर्घकालिक स्रोत। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में अर्थपूर्ण बाधाओं से आप क्या समझते हैं। संचार में अर्थपूर्ण बाधाओं से आप क्या समझते हैं। जब संचार प्रक्रिया में संदेश विभिन्न माध्यमों से गुजरता है तो विभिन्न कारणों से पृथक पृथक व्यवस्था व अंतिम गंतव्य तक संदेश की भाषा में बदलाव आ जाता है एवं संचार उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 मार्क्स दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरण द्विकारक सिद्धांत को समझाइए। जो 2 फैक्टर थ्योरी है मोटिवेशन की, उसे बताना है। तो फ्रेंड्स जो सिमेंटिक बैरियर्स वाला क्वेश्चन था, ये आप एक बार इसे दोबारा देखिए। सिमेंटिक बैरियर्स में यह आंसर दिया गया और यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 मार्क्स दिया गया, तो कुछ इसमें थोड़ा और ऐड होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यह है, अभिप्रेरण के द्विकारक सिद्धांत। हजबर्ग द्वारा प्रतिपादित द्विघटक आरोग्य व अभिप्रेरक कार्य दशाओं एवं कार्य संस्कृति कार्मिक व्यवहार पर आधारित यह सिद्धांत है। अभिप्रेरक एवं आरोग्य। तो अभिप्रेरक क्या है और आरोग्य क्या है। पहलपन, उपलब्धि, नवाचार, प्रोत्साहन, विकास हेतु प्रेरण, पदोन्नति, निर्देशन एवं सकारात्मक नियंत्रण, कम अधिक सहभागिता, कार्मिक सकारात्मक होते हैं इस सिद्धांत में। और आरोग्य सिद्धांत में वेतन, कार्य दशाएं, कार्य प्रणाली की संरचना, संस्थागत व्यवस्था, नियंत्रण की प्रणाली, कार्मिक, ये नकारात्मक पद्धति का विरोध करते हैं। आरोग्य घटक कार्मिकों को कार्य में बनाए रखने में आवश्यक है, जबकि अभिप्रेरक घटक कार्मिकों को विकास में योगदान हेतु प्रेरणा देता है। तो ये 2.5 मार्क्स दिए गए हैं इसमें 5 मार्क्स में से। संपदा को अधिकतम करने की अवधारणा को बताइए। धन के अधिकतमीकरण की अवधारणा। यह दीर्घकालीन अवधारणा है जिसके अनुसार दीर्घकाल में कंपनी के शेयरों के बाजार मूल्य में वृद्धि द्वारा शेयरधारकों की संपत्ति को बढ़ाना है। यह लाभ अधिकतमीकरण से अधिक श्रेष्ठ, यह शेयर के तात्कालिक मूल्यों से संबंधी जो व्यवसाय की सुदृढ़ता को प्रकट करते हैं और उपयोग कंपनी की स्थायित्व व सुदृढ़ता हेतु आवश्यक है। प्लस ऋण शोधन क्षमता में वृद्धि करता है और बाजार में प्रतिस्पर्धा इसमें बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो आंसर दिए गए हैं, जो ये आंसर दिया गया है, इसमें 2 मार्क्स इन्हें प्राप्त हुए हैं। एंड फ्रेंड्स अब है यूनिट 3 का सेक्शन सी, वह है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। कुशलता अंकेक्षण को परिभाषित कीजिए। डिफाइन एफिशिएंसी ऑडिट। इसके माध्यम से व्यावसायिक क्रियाओं निष्पादनों की औचित्यपूर्ण मूल्यांकन कर संसाधनों का लागत लाभ विश्लेषण किया जाता है एवं उनकी कुशलता की जांच की जाती है एवं कंपनी के भावी विकास में योगदान का निष्पादन मूल्यांकन किया जाता है। बुद्धिमत्ता विकल्प की उपलब्धता का माप एवं 3E मितव्ययिता, प्रभावशीलता आदि सक्षमता। 1/2 मार्क्स इसमें प्राप्त हुए हैं। एंड नेक्स्ट है वित्तीय विवरण पत्रों के विश्लेषण के संदर्भ में अनुपात विश्लेषण क्या है। यह कंपनी के वार्षिक वित्तीय लेखों को विभिन्न अनुपातों के रूप में प्रदर्शित कर विश्लेषण किया जाता है और विभिन्न वर्षों की तुलना की जाती है। और ये फ्रेंड्स इसमें आंसर दिया गया है, तो यहाँ पर 0 मार्क्स दिए गए हैं। ये अनुपात विश्लेषण के संदर्भ में थोड़ा मिलता जुलता आंसर है, यहाँ पर 0 पता नहीं कैसे मिले। बाकी ये इसमें कुछ ना कुछ मार्क्स मिलने चाहिए थे, यहाँ पर लगभग आधा नंबर तो मिलना चाहिए था। कि जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये भी सही है, ये सही है। और वित्तीय विवरण पत्रों के विश्लेषण के संदर्भ में अनुपात विश्लेषण का इसमें करना था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट टर्न से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बजटिंग। विभिन्न मदों से धन का आवंटन कर उनका विश्लेषण, निष्पादन एवं क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने की विस्तृत प्रणाली। आर्टिकल 112। यहाँ पर भी 0 मार्क्स। सामाजिक अंकेक्षण क्या है। व्यवसायिक गतिविधियों का सामाजिक संस्था या लोगों द्वारा विश्लेषण किया जाता है। व्यवसाय में समाज पर प्रभावों एवं समाज को व्यावसायिक निष्पत्ति से प्राप्त लाभों का विश्लेषण करना सामाजिक अंकेक्षण कहलाता है। 1 नंबर इसमें दिया गया है। कोष प्रवाह विश्लेषण तकनीक क्या है। व्हाट इज फंड फ्लो एनालिसिस टेक्निक। कंपनी के विभिन्न कोषों और ये कच्चा माल, स्टॉक आदि के माध्यम से एक दूसरे में परिवर्तन चालू एवं स्थायी पूंजी के दायित्वों में। उदाहरण है भवन की बिक्री द्वारा नगद प्राप्ति, ये तो स्थायी पूंजी है, और नगद प्राप्ति है वो चालू पूंजी है। तो इसमें भी 0 मार्क्स है। जो पूछा गया है एग्जैक्ट वह आंसर नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ इस चक्कर में 0 मार्क्स दिया गया है। शून्य आधार बजटन पर टिप्पणी कीजिए।
भारत में 1987 से विभिन्न परियोजनाएं जो चल रही है के औचित्य की लागत लाभ विश्लेषण द्वारा निर्धारण कर उन्हें बजट के नए सिरे से वित्त आवंटन की प्रक्रिया में पूर्व योजनाओं को शून्य समझा जाता है। इसमें गैर निष्पादन व अकुशल परियोजनाएं समाप्त व व्यय का लागत विश्लेषण किया जाता है। व्यय के औचित्य की जांच व राजकोषीय अनुशासन वित्त द्वारा नई योजना पर अधिक आवंटन किया जाता है और कार्यकुशलता की माप की जाती है। तो ये फ्रेंड्स पूरा क्वेश्चन राइट है, सही इन्होंने पुट किया है। 1.5 नंबर यहाँ इन्होंने प्राप्त किया है। कार्यशील पूंजी की परिचालन चक्र अवधारणा क्या है? व्हाट इज द ऑपरेशन साइकिल? कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक परिचालन चक्र में कार्यशील पूंजी उत्पादन प्रक्रिया में विभिन्न माध्यमों से परिवर्तित होती रहती है, जैसे नगद से कच्चे माल और कच्चे माल से क्रय माल से कच्चे माल से और विनिर्माण द्वारा तैयार माल के विक्रय द्वारा पुनः नगद प्राप्ति। तो फ्रेंड्स ये सर्किल आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार पुनः बताता हूँ मैं, ये वो जो आप सर्किल देख रहे हैं इसमें पूंजी, नगद, कच्चा माल, स्टॉक, तैयार माल और विक्रय, और ये सर्किल चलती रहती है चेन। तो यहाँ पर इन्हें 2.5 मार्क्स इसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये आपका पेपर 1 का सॉल्यूशन था और रैंक वाइज इन्होंने प्राप्त किया और टोटल 103.5 मार्क्स इसमें गेन किया इन्होंने। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं आरए से संबंधित अन्य वीडियोज आप इस चैनल पर डालता रहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।